हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली आज हमारा सप्लाई का चैप्टर कंप्लीट होने वाला है एंड टुडे विल बी डूइंग नेगेटिव लिस्ट दैट इज शेड्यूल 3। ये करेंगे, उसके बाद 2 अमेंडमेंट्स जो नया आया है दिसंबर टर्म के लिए वो करेंगे एंड देन सप्लाई विल बी कंप्लीट। सो वी हैव डन टिल 7.1 कैपिटल ए, ये दोनों हो गया। 7.3 करना नहीं है क्योंकि वो अभी तक नोटिफाइड नहीं है। आज करेंगे क्या सप्लाई में नहीं आएगा, नेगेटिव लिस्ट वाला शेड्यूल 3 दैट इज इन सेक्शन 7.2। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 7.2 में टोटल 8 पैरा है। ठीक है, फर्स्ट पैरा क्या बोलता है, अगर कोई एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉयर को सर्विस दिया है, कौन सा सर्विस दिया है, एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में अगर कोई सर्विस दिया है, ठीक है, तो वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया पैरा 1 का छोटा सा बात। फिर नेक्स्ट है पैरा नंबर 2। पैरा नंबर 2 में क्या लिखा है, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड अंडर लॉ। अगर कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स का सर्विस दे रहा है तो वो जीएसटी से बाहर है। ठीक है, वो नेगेटिव लिस्ट में, उस पर ना सप्लाई ऑफ गुड्स लगेगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, पैरा नंबर 3 क्या बोलता है, अगर कोई एमपी, एमएलए, सीएजी या आईएएस का सर्विस है, ठीक है, ये सब लोग अगर सर्विस दे रहा है तो वो भी नेगेटिव लिस्ट में आएगा। यहाँ पे भी जीएसटी का बात नहीं होगा। ठीक है, पैरा 4 क्या है, सपोज फ्यूनरल, ब्यूरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट और डिसीज्ड पर्सन। अगर किसी का फ्यूनरल है या ब्यूरियल है, ठीक है, या फिर अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है पेशेंट का, ठीक है, या फिर डिसीज्ड पर्सन का, तो ये सारे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट है पैरा 5, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सब्जेक्ट टू 5B। 5B क्या था, याद करो, लास्ट वीडियो में किए थे। 5B था रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन का अगर कोई सर्विस दे रहा है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग है तो वो नेगेटिव लिस्ट में आ जाएगा। देखो, अगर सेल कर दे रहा है तो ना वो सर्विस में आएगा ना गुड्स में आ जाएगा। ठीक है, पैरा नंबर 6 क्या है, एक्शनेबल क्लेम। याद करो जब गुड्स का डेफिनेशन कराए थे तो वो था गुड्स का डेफिनेशन विच एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम था वहां पे, मतलब एक्शनेबल क्लेम गुड्स का डेफिनेशन में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, सारा एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगेगा अदर देन गैम्बलिंग एंड लॉटरी। मतलब गैम्बलिंग और लॉटरी में अभी भी जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गया पैरा नंबर 6 का। अब पैरा 7 और 8 जो है वो दोनों में अमेंडमेंट्स है। ठीक है, वो दोनों अमेंडेड है। देखो पैरा नंबर 7 क्या बोलता है, इफ एनी गुड्स कम्स फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया देन नो जीएसटी एंड नो कस्टम। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर सपोज मिस्टर एक्स है इंडिया में, ठीक है, और वो यूएस से सपोज 50 रिमोट मंगवाता है, ठीक है, और वो रिमोट सपोज ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में आ गया, तभी मिस्टर एक्स को कॉल करता है कोई ऑस्ट्रेलिया से, क्या ऑर्डर करने के लिए 50 रिमोट। तो वो बोलता है इंस्टेड कि वो गुड्स इंडिया में आए फिर हम यहाँ से एक्सपोर्ट करें, उससे बेटर है कि जो हम अभी यूएस से ऑर्डर किए वहाँ से डायरेक्टली तुम्ही को वो गुड्स पहुँच जाए। तो वो देखो वो इंडिया में एंटर नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट क्या बोला कि ऐसा केस में जीएसटी का बात नहीं होगा, क्योंकि गुड्स कहाँ से आ रहा है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से। कहाँ जा रहा है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, और टैक्सेबल टेरिटरी क्या है, इंडिया। तो इंडिया में तो आया ही नहीं, तो ना जीएसटी का बात होगा ना कस्टम का बात होगा। ठीक है, ये था एक अमेंडमेंट। और फिर एक है पैरा नंबर 8 में, देखो इसमें क्या है, अभी जो एग्जाम्पल दिए वही लेते हैं। ठीक है, मिस्टर एक्स, लेकिन इसमें देखो क्या है, ये वाला केस में सपोज गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से बहुत आगे निकल गया, 200 नॉटिकल माइल्स पार कर गया, तो वो फाइनली 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर है। ठीक है, गुड्स। और तभी क्या होता है, तभी मिस्टर एक्स को कोई कॉल करता है और बोलता है हमको ये गुड्स चाहिए, तो वो डायरेक्ट उसी को वो गुड्स का ट्रांसफर कर देता है। क्या ट्रांसफर करता है, टाइटल कब ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स गुड्स पहुंच गया है तब। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या बोला कि जीएसटी का बात नहीं होगा। ठीक है,
अगर या तो वो 12 नॉटिकल माइल्स में रहे, या अगर वेयर हाउस तक ही क्यों ना आ जाए गुड्स, लेकिन मान लो वेयर हाउस तक आ गया लेकिन तब हम ट्रांसफर कर दिए टाइटल, तो भी वो जीएसटी हम नहीं देंगे, जीएसटी का बात नहीं होगा, कस्टम का भी बात नहीं होगा। देखो यहाँ लिखा है टिल देयर इज नो होम कंजम्पशन ऑफ गुड्स बाई मी, जब तक हम जाके होम कंजम्पशन के लिए गुड्स नहीं उतार रहे बाई मी एंड टाइटल इज ट्रांसफर टू अदर पर्सन, और फिर हम टाइटल भी ट्रांसफर कर दिए, इवन इफ इट इज इन 12 नॉटिकल माइल्स और इन वेयर हाउस, देन नो जीएसटी एंड नो कस्टम। ठीक है, अब देखो यार यहाँ लास्ट एक 2 अमेंडमेंट है जो कि दिसंबर 2020 के लिए एप्लीकेबल, और ये 2 अमेंडमेंट सप्लाई का चैप्टर में बस 2 ही अमेंडमेंट है। पहला क्या है, लाइसेंस फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल सेलर सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर 7(2) में। 7(2) में ये क्या है अमेंडमेंट, देखो अल्कोहलिक लिकर जो होता है ना ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, वो स्टेट वाइज होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैवंट सीन एनी अल्कोहलिक बॉटल, ठीक है, तो उसमें लिखा रहता है सप्लाई इन हरियाणा, सप्लाई इन झारखंड, सप्लाई इन बिहार, सप्लाई इन महाराष्ट्र। तो ये सब क्या है, ये सब इसलिए लिखा रहता है क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट ही सप्लाई करता है उसका लाइसेंस को। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट सप्लाई करता है, इसलिए वहाँ लिखा रहता है सप्लाई विद इन हरियाणा, सप्लाई विद इन ये। ठीक है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या बोला कि पहले क्या होता था, जो लाइसेंस अप्लाई करता था गवर्नमेंट सेलर को कि ये लाइसेंस लो बेचो शराब, ठीक है, तो उसमें पहले जीएसटी था, ठीक है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आता था। लेकिन अब क्या किया, अब वो ना ही तो सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा। ठीक है, अब इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन क्या हुआ कि लाइसेंस का बात हो रहा है तो हम लोग का बाकी जो भी लाइसेंस है सब पे जीएसटी नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल सबको लगा टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, स्पेक्ट्रम, ये सब वर्ड सुनने ही होंगे, सबको लगा ये सब पे भी जीएसटी नहीं है। फिर गवर्नमेंट क्या किया, एक क्लैरिफिकेशन लाया कि नहीं, बस लाइसेंस जो अल्कोहलिक लिकर पे है उस पे बस जीएसटी नहीं लगेगा, बाकी सब पे जीएसटी लेवी होगा। ठीक है, कलेक्ट भी होगा। और दूसरा अमेंडमेंट क्या है, देखो लेवी ऑफ जीएसटी ऑन द सर्विस ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम or placing of name plates of the donor in the premises of charitable organization receiving donation on or gifts from individual donors। इसका मतलब क्या है, obviously you might have seen कि बहुत सारा टेम्पल में बहुत सारे लोग का नाम लिखा रहता है, तो वो नाम लिखा रहता है या फिर नेम प्लेट बना के वहाँ पे लगा दिया जाता है, तो वो क्यों रहता है, वो बताया जाता है कि ये लोग भारी भारी डोनेशन दिया। ठीक है, हम भी तो देते 11 रुपए का डोनेशन, मेरा नाम क्यों नहीं लिखाता है, क्योंकि अमाउंट जिसका ज्यादा रहता है उसका नाम लिख देता है वो। अब वो किस पर्पज से लिख रहा है वो चेक करना है। ठीक है, अगर वो मार्केटिंग पर्पज से है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, उसका एक खुद का बिजनेस है, ठीक है, और वो किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में डोनेशन दिया, सपोज मे बी ऑफ 1 करोड़, ठीक है, तो उसका नाम लिख दिया। अब उसका नाम तो हाईलाइट हो रहा है, सबका जुबान पे उसका नाम आ रहा है, तो एक तरह से क्या हो रहा है, उसका मार्केटिंग हो रहा है। उसका साइड में नंबर भी लिख देगा, तो क्या करेगा, सब उसको कांटेक्ट करेगा, उसका एक तरह से बिजनेस बढ़ रहा है, चाहे कोई भी चीज का उसका बिजनेस हो। ठीक है, बिजनेस बढ़ रहा है, तो एक तरह से अगर ये मार्केटिंग के पर्पज से किया गया है तो उस पर गवर्नमेंट बोला हम जीएसटी लेवी करेंगे। ठीक है, तो इसमें पर्पज देखना है कि अगर ऐसे ही लिख दिया है तब नहीं, मार्केटिंग के पर्पज से अगर लिखा हुआ है तब उसमें जीएसटी लेवी होगा। ठीक है, तो ये 2 अमेंडमेंट था सप्लाई का चैप्टर में। बाकी सप्लाई का चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड ऑल, कुछ भी नहीं बचा इसमें। सो फाइनली सप्लाई इज ओवर। अब देखो यहाँ पे सप्लाई का है। ओके, सो द समरी ऑफ सेक्शन 7 एंड शेड्यूल 1, 2 एंड 3। ठीक है, सप्लाई क्या आएगा, सप्लाई में क्या आएगा, वो है 7(1)A में, 7(1)B में, 7(1)C में और शेड्यूल 1 में जिसमें 4 पैरा है। क्या नहीं आएगा, 7(2) में है जो अभी पढ़े नेगेटिव लिस्ट। ठीक है, फिर शेड्यूल 3 का बात होगा यहाँ पे जिसमें टोटल 8 पैरा है। फिर एक और इसमें ऐड कर लो 7(2) का क्लॉज बी। क्लॉज बी क्या है, ये जो अभी अमेंडमेंट पढ़े, ये 7(2) में, ये क्लॉज बी में ये अमेंडमेंट आया। ठीक है, तो क्या नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा सप्लाई में।
उसके बाद आफ्टर अबव प्रोविजन किसका सप्लाई बनेगा वो कहाँ देखेंगे हम लोग, वो देखेंगे 7(1) कैपिटल ए में, जिसमें शेड्यूल 2 आता है, जिसमें टोटल 7 पैरा है। उस 7 पैरा में टोटल 18 एंट्रीज है। उस 18 एंट्रीज में 5 है सप्लाई ऑफ गुड्स का और 13 है सप्लाई ऑफ सर्विस का। ठीक है, अब देखो 3 शेड्यूल हम लोग पढ़ लिया है, तो उसमें से शेड्यूल प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे रीड करेंगे। सबसे पहले हम लोग शेड्यूल 3 देखेंगे। सपोज कोई भी क्लाइंट आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले शेड्यूल 3 पढ़ेंगे, क्या क्या सप्लाई में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको बाहर कर देंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे 1 क्या क्या सप्लाई में आएगा और फिर पढ़ेंगे शेड्यूल 2। ठीक है, किसका सप्लाई बनेगा। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड सप्लाई चैप्टर। आई होप समझ में आया होगा, कुछ तो समझ आया होगा, कुछ तो फायदा हुआ ही होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे अब वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, टिल देन रिवाइज करते रहो। ठीक है, and be disciplined, and thank you so much for watching.